फोर्स एक्ट हो रहा था। अगर पार्टिकल पे दो रिस्टोरिंग फोर्स साथ में एक्ट हो तो क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है? एनर्जी है। देखो फोर्स बोलने के लिए क्वांटिटी है, लेकिन वो बिना एनर्जी के थ्रू उसको एग्जर्ट नहीं कर सकते ना। उनको अगर किसी को धक्का दे रहा है यानी कि फोर्स लगाना है तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? एनर्जी। तो तुम एनर्जी को ही एग्जर्ट कर रहे हो ना, तो क्वांटिटी कॉल्ड एज फोर्स। अगर मान लो किसी भी मीडियम में अगर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दो फोर्सेस, तो हमेशा तुमको जो मोशन दिखेगा वो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण दिखेगा। जैसा भी यहाँ पर ये जो मैं अभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, तुमको ये लाइट में भी आएगा, साउंड में भी आएगा, सब जगह आएगा जहाँ जहाँ पर दो एनर्जी साथ में मिक्सअप होंगी। आया समझ में? और इसका मैं तुमको क्या एग्जांपल दूँ? मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं देने के लिए थोड़ी देर बाद तुमको बताऊँगा। तुमको लाइट में एक टॉपिक आएगा डार्क पॉइंट, सुना है? ब्राइट पॉइंट, डार्क पॉइंट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं तुमको कुछ अगर इसमें मिला तो अच्छी बात है, और नहीं मिला तो और भी अच्छी, हमारा लक्ष्य नहीं है। सर डायरेक्ट कहाँ बैक कर रही होता है ना, क्लिक कर भूल जाना ये एलसीडी है। वाईफाई चल रहा है क्या? ओ क्यों टाइम लगता है इतना? बाजू वाले जैसे 5 मिनट, बाजू वाले जितने 5 मिनट क्या बोलने की कोशिश कर रहा था मैं समझ रहा हूँ। दिखा इसका प्रोजेक्शन देखो, इधर है ये जो मैंने बता था ना, सर्कुलर मोशन और एसएचएम एक दूसरे का प्रोजेक्शन है ना। तो देखो ये जब इधर है तो इधर, ये नीचे तो इधर दिखाई प्रोजेक्शन ऐसा ऐसा। हम दो एसएचएम कंपोज करते हैं तो जो रिजल्टेंट मोशन है वो भी एसएचएम ही रहता है इन शॉर्ट। यानी कि अगर पार्टिकल पे एक रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, कितने रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहे हैं? दो रिस्टोरिंग फोर्स। और दोनों ही रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेंगे? पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे। पार्टिकल का टेंडेंसी क्या होता है? मीन से दूर जाना। और रिस्टोरिंग फोर्स का काम कितना क्या होता है? पार्टिकल को मीन पे लाना। लेकिन पार्टिकल के ऊपर भी एक रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, कितने रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहे हैं? दोनों ही उसको मीन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू हाउ मेनी रिस्टोरिंग फोर्स? 2 रिस्टोरिंग फोर्स। आया समझ में? तो इस तरीके से अगर पार्टिकल पे एक नहीं, अगर 2 रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F = -kx ना। तो F के कारण x होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे वो रिस्टोरिंग फोर्स ला के मीन पे घसीटता है तभी तो मीन पे उसका स्पीड बढ़ जाता है ना। और स्पीड बढ़ने से वो क्या करता है? ओवरशूट कर देता है। फिर उसको रिस्टोरिंग फोर्स आता है, उसको मीन पे घसीटता है, मीन पे लाता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, फिर ओवरशूट कर देता है। तो ये जो उसका मीन से ओवर शूटिंग हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि वही उसको खींच के लाता है ना मीन पे। उसके पोटेंशियल को किस में कन्वर्ट करता है? खाने के में, और मीन पे आता है, स्पीड बढ़ जाता है, फिर ओवरशूट कर देता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? डिस्प्लेसमेंट। याद रखो। बट कितने रिस्टोरिंग फोर्स है? 2 रिस्टोरिंग फोर्स। तो कितने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होंगे? 2। बट पार्टिकल कितना है? 1। समझा?
दो को अभी एक को मैनेज करना पड़ेगी, एक को दो को मैनेज करना पड़ेगा। एक पार्टिकल दो रिस्टोरिंग फोर्स, दोनों ही रिस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल के ऊपर अपना ज़बरदस्ती कर रहे हैं, दोनों ही अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। पहला रिस्टोरिंग फोर्स भूल जाएगा कि दूसरा रिस्टोरिंग फोर्स है, वो अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है। दूसरा रिस्टोरिंग फोर्स भूल जाएगा कि पहला रिस्टोरिंग फोर्स है, वो अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन पार्टिकल तो एक ही है ना। तो एक पार्टिकल क्या सेम टाइम पे दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो क्या देगा वो? पहले को खुश रखेगा कि दूसरे को खुश रखेगा? आंसर है दोनों को। प्रकृति का नियम यही है, दोनों को खुश रखेगा। यानी कि पहले रिस्ट्रेइंग फोर्स का अगर डिस्प्लेसमेंट x1 बार है और दूसरे रिस्ट्रेइंग फोर्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है? x2 बार। तो पार्टिकल जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देगा x1 इट विल बी सम ऑफ x1 बार एंड x2 बार। और सिर्फ दो नहीं, अगर तीन भी रिस्ट्रेइंग फोर्स एक्ट होते थे ना तो कितने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होते हैं? तीन। पर पार्टिकल एक ही है, अगेन पार्टिकल क्या करता है? तीनों को खुश करता है और उन तीनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देता है क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3। और ये अपने आप में एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एनर्जी। और मैंने तुमको बहुत बार बोला है कि प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? लॉ। और लॉ का मतलब क्या होता है? लव। नहीं, प्रिंसिपल मतलब लॉ, और लॉ बोलेगा तो नेचर का रूल, प्रकृति का सिद्धांत। प्रकृति में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका रीज़न हमको नहीं पता है, बट हम उसको देखते हैं, समझते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, तुम्हारे बुक में छपका आ जाता है, तुम पढ़ते हो 2 मार्क्स के लिए। आया समझ में? तुम्हारी लाइक उतनी है। लोगों ने कितना उधर रगड़ा होगा क्या पता, क्या क्या न्यूटन ने एप्पल गिरा था कि नहीं गिरा था सर पे क्या पता, लेकिन कितना कुछ उसने सोचा और फॉर्मूला बनाया ना F=gm/r²। तुम कमीने होते वहाँ पर तो एप्पल जो गिरता वो भी खाते, पूरा झाड़ हिला करके बचा कुछ एप्पल भी लेके जाते और उस झाड़ के ऊपर अपना एक टेम्पलेट भी लगाते, माझी झाड़ माझी बाबा झाड़ कुछ वर्ष पड़ती है ना। कुछ आया समझ में? तो प्रकृति का नियम का मतलब क्या होता है? हमने आज तक कभी ये क्वेश्चन नहीं किया ना, हमारे दिमाग में कभी क्वेश्चन आया कि क्यों एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करती है। हमने सीधा ये लॉ के फॉर्म में पढ़ा है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल। हम तो पढ़ते ही आ रहे, हमने वहाँ उंगली नहीं किया कि क्यों एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। तो लॉ का मतलब यही होता है कि हम बोल रहे हैं करके वैसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, वैसा होता है, इसके लिए हम ऐसा बोल रहे हैं, तो हमारा ऑब्जर्वेशन है। आया समझ में? तो वैसे उसमें से एक हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एनर्जी। फोर्स मतलब एनर्जी है। जब भी किसी पार्टिकल पे या जब भी किसी पॉइंट पे दो या दो से ज़्यादा एनर्जी साथ में भिड़ेंगे, हर एनर्जी अपना वहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी। हर एक एनर्जी अपना वहाँ पर तुम्हारे दिमाग से एनर्जी डिस्प्लेस क्यों करेगी? देखो, लाइफ की निशानी क्या है? मूवमेंट। लाइफ मतलब एनर्जी है ना। अगर तुम्हारे शरीर में जान है तो तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारे वेन्स में से ब्लड फ्लो हो रहा है, तुम्हारा लंग्स काम कर रहा है, तुम्हारा आइस काम कर रहा है। तो एनर्जी जहाँ होती है वहाँ एक डिस्टर्बेंस होता है, और जहाँ एनर्जी ख़त्म वहाँ पर डिस्टर्बेंस भी ख़त्म। आया समझ में? तो एनर्जी की निशानी क्या है? जहाँ एनर्जी होगा वहाँ किसी न किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस होगा। आया समझ में? और ये डिस्टर्बेंस होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी करती क्या है? मीडियम के पार्टिकल्स को नचाती है। एनर्जी करती क्या है? मीडियम के पार्टिकल्स को नचाती है। तुमने कभी अगर देखा रहेगा कि तुम्हारे वो स्पीकर बॉक्स में से जब साउंड निकलता है तो स्पीकर का मेम्ब्रेन भी हिलते रहता है, और वही तो जो साउंड निकलता है वो साउंड से क्या होता है? सारे एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करता है, और वो वाइब्रेशन का जो सिग्नल है वही तो हमारे काम तक आता है ना। और जब हमारे काम तक आता है तो हमारे ईयर ड्रम को स्ट्राइक करता है, हमारे ईयर ड्रम भी क्या करता है? उसको वाइब्रेट करता है, और वही वाइब्रेशन का सिग्नल किधर जाता है? ब्रेन को। फिर सामने वाले को समझ में आता है कि इसने मेरे को आई लव यू बोला है। आया समझ में? तो तुम्हारे दिमाग में जो सिग्नल्स जाते हैं उसको ब्रेन एनालाइज करता है। और अगर तुम बायोलॉजी लिए रहोगे तो जब तुम्हारा ब्रेन का पूरा पार्ट का तुम्हारा होगा ना स्टडी, तो इसमें अलग अलग एरियाज होते हैं। उसमें से एक हो रहा था स्पीच सिंथेसिस। वाक्य बनाने, हम वाक्य बनाते समय सोचते हैं ना, तो वो पूरा एरिया होता है तुम्हारे ब्रेन में, हर एक एरिया जहाँ पे स्पीच सिंथेसिस होता है, जहाँ पर तुम्हारा रिफ्लेक्स आर्क एक्शन होता है, वो सारी चीज़ें तुम्हारे ब्रेन में ऐसा डिवाइडेड एरियाज है। उसमें से कोई पार्ट अगर तुम्हारा डैमेज हो गया, मान लो जहाँ पे स्पीच सिंथेसिस एरिया है, जहाँ पे स्पीच तुम सिंथेसाइज करते हो, सोचते हो, सिग्नल बनता है, फिर तुम्हारे गले तक आता है, वो साउंड निकलता है, वो सब कुछ
अगर यहाँ पे कुछ भी डायरेक्ट हो जाए तुम कभी वाक्य बोल ही नहीं पाओगे, तुम सोच नहीं पाओगे। आया समझ में? तो जहाँ पर भी एनर्जी होगी वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा, और डिस्टर्बेंस होगा तो कैसा डिस्टर्बेंस होगा? पार्टिकल डिस्प्लेस होंगे, पार्टिकल डिस्प्लेस होंगे। अब अगर दो एनर्जी साथ में है तो पहले भी अपनी दमखम दिखाएगी और दूसरी भी अपनी दमखम दिखाएंगी, दोनों अपना स्ट्रेंथ को शो करेंगे ना। बट पार्टिकल तो एक ही है ना, तो पार्टिकल हमेशा क्या करता है? दोनों के कारण जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका वेक्टर सम देता है। क्या देता है? वेक्टर सम। मान लो मतलब पहले रिस्ट्रेनिंग फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट है -4 बोलेगा तो एक दूसरे का थोड़ा मत देखो, एंड सेम तो बिल्कुल भी नहीं, सेम स्पेसिस ना। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था? वेक्टर। हाँ, वेक्टर। तो अगर मान लो पहले फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है -4 मतलब मीन से किधर? लेफ्ट में, और दूसरे फोर्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है? +2 मतलब किधर? मीन से राइट में। तो क्या पार्टिकल -4 पे भी होगा और +2 पे भी होगा? वो उनका रिजल्टेंट देगा। उनका रिजल्ट क्या हो गया? वेक्टर सम +2 एंड -4 कितना होता है? -2। तो पार्टिकल मीन से किधर रहेगा? लेफ्ट में। कितने डिस्टेंस पे? -। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एनर्जी। इसका स्टेटमेंट मैं इंग्लिश में बोलने जा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान देकर सुनो। व्हेन टू और मोर एनर्जीज बोलो, arise at a single point of the medium simultaneously, then each way वे मतलब एनर्जी, पता है ना? वे मतलब एनर्जी ही होता है। देन ईच एनर्जी प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट irrespective of others, and the resultant displacement at that point will be the vector sum of the individual displacement produced by all the energies. इसका हिंदी में अनुवाद, अगर किसी पॉइंट पे दो या दो से ज़्यादा एनर्जी एक साथ पहुंचती है तो हर एनर्जी अपना उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर। इसका मतलब क्या? पहली भूल जाती कि दूसरी है वो अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी, और दूसरी भूल जाएगी वो अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट, और अगर तीसरी है तो भूल जाएगी कि पहली और दूसरी है, वो अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगी। बट पार्टिकल तो एक ही है ना। क्या एक पार्टिकल सेम टाइम पे 3 अलग अलग डिस्प्लेसमेंट दे सकता है? क्या आंसर है नहीं। तो क्या देगा वो? रिजल्टेंट, यानी कि तीनों का वेक्टर सम देगा, x1 बार प्लस x2 बार प्लस ये हमने ऐसा बोला, इसके लिए ऐसा होने वाला है कि हमने नेचर में ऐसा देखा है, इसके लिए हम बोल रहे हैं। इसके लिए ये प्रिंसिपल है, याद रखो। और जो भी प्रिंसिपल होता है, लॉ होता है, उस पर तुम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, हमारे साइंटिस्टों का ऑब्जर्वेशन। अभी तो हमारी बुक में छप के आया है ना, आया समझ में? तो अब यहाँ पर हम लोग पावर पॉइंट में सीधा शुरू करेंगे। कंपोजिशन ऑफ टू पैरेलल सिस्टम मतलब क्या? सबसे पहले कंपोज करना मतलब ऐड करना। हम बोलते हैं ना, दो को एक साथ लगा दिया पार्टिकल पे, दो रिस्ट्रेनिंग फोर्स को एक साथ, उसको बोलते हैं कंपोज करना। कंपोजिशन मतलब तुम्हारा वो निबंध नहीं, कंपोजिशन मतलब 2 या 3 को एक साथ मिला देना, उसको बोलते हैं कंपोज करना। आया समझ में? जैसे हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है, जैसे कंपोजिशन ऑफ मैनी फ्रीक्वेंसीज। सिंगल फ्रीक्वेंसी सुनने के लिए बहुत गंदा लगता है, तुमको सुनाओ फ्रीक्वेंसी जानी, तो बताया था ना तुमको, मैंने नहीं बताया था? वो आवाज़ नहीं बताया था? बताया था। देखो ये एक ऐप है फ्रीक्वेंसी जनरेटर करके, गूगल पे मिलेगा तुमको, तो तुम डाउनलोड कर लेना। सिंगल फ्रीक्वेंसीज कैसे होते हैं देखो सुनने में, बहुत ही मनुष्य होते हैं, तुमको बिल्कुल नहीं। तुम सोचो ये फ्रीक्वेंसी है 108, ये एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है, ये 470 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ये भी आ रहा है। तो क्या तुम वो कान में डाल के गाना सुनते हो ना, तुम्हारा क्या आ रहा है? देखो हर एक फ्रीक्वेंसी सुनने में अलग है,
सर मैक्स 60,000 20,000 ज़्यादा तो सुन ही नहीं हाँ, सकता, वही है। पता नहीं क्या 20,000 का लो। एक्चुअली हमारी जो हियरिंग कैपेसिटी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, लेकिन देखो 20 हर्ट्ज में हम सुन नहीं पाते, कहाँ आ रहा है, आ रहा 28 भी नहीं आ रहा है। क्यों? हम जो जो कान में घुसेड़ के रखते हैं ना, उससे हमारा वो 100 हर्ट्ज तक का जो हियरिंग कैपेसिटी वो डैमेज हो चुका है। 100 भी नहीं सुनाई देगा तुमको। जब सुनाई दे रहा है अभी 176 पता चल रहा है, 177 पता रहा है, देखो 81 भी हमको नहीं आ रहा है, तो वैसा है। ये 509 है, फ्रीक्वेंसी आई है। हम ऐसा बात करते हैं, ये तो सिंगल फ्रीक्वेंसी है, ऐसा कैसा बात कर सकते हैं हम लोग? ऐसे कैसे बात करते तो हम ऐसा बात करते हैं, आप तुम सोचो, हम लोग जो एक वर्ड की बात करते हैं, जैसे अपन ने बोला चलो हमने बोला ऋतिक, तो ऋतिक में तो पढ़ा ना तुमने, वो सब वर्ड का फ्रीक्वेंसी है, और ये सब वर्ड के फ्रीक्वेंसी का क्या है? कंपोजिशन है। क्या है? हम सिंगल फ्रीक्वेंसी में कभी बात ही नहीं कर सकते। हमारे जो शब्द भी होता है ना, इट इज कंपोजिशन ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज। आया समझ में? तो अब मान लो हम सिंप्लिसिटी के लिए 2 रिस्ट्रेंट फोर्स, तो कंपोजिशन का मतलब समझा ना? कंपोजिशन का मतलब क्या था? 2 या 2 से ज्यादा रिस्ट्रेंट फोर्स साथ में एक्ट होना। पैरेलल एसेशन का मतलब क्या है? याद रखो, ये जो दोनों रिस्ट्रेंट फोर्स हैं, वो दोनों रिस्ट्रेंट फोर्स पार्टिकल को एक्स के अलॉन्ग ही ऑस्लेट करवा रहे हैं। ऐसा नहीं, एक टॉपिक और है जो एडवांस में, जेई मेंस में नहीं है। एक रिस्ट्रेंट फोर्स पार्टिकल को एक्स के अलॉन्ग ऑस्लेट करवाने की कोशिश करता है, दूसरा तो पार्टिकल शाना है, अब उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट भी देना और एक्स और वाई दोनों देगा, तो कभी स्ट्रेट लाइन में घूमेगा ही नहीं, तो उसका 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। समझा ना? या तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, या तो इलेप्टिकल पाथ में घूमेगा, या तो फिगर ऑफ 8 में घूमेगा। समझा ना? ये कब होगा? व्हेन इज कंपोजिशन ऑफ 2 पैरेलल 2 परपेंडिकुलर, 2 परपेंडिकुलर एसेशन। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? यानी कि दोनों रिस्ट्रेनिंग फोर्स एक्स के अलॉन्ग ही एक्ट हो रहे हैं। समझा ना? या दोनों अलॉन्ग वाई के अलॉन्ग, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी वाई के अलॉन्ग ही होगा। अगर दोनों एक्स के अलॉन्ग है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी एक्स के अलॉन्ग ही होगा। अभी देखो हमको साबित क्या करना है। आपल्याला हे माहिती आहे, फक्त जर एकच रिस्ट्रेनिंग फोर्स पार्टिकलवरती ॲक्ट होतो तेव्हा पार्टिकल ॲक्सिडेंट होते, आपल्याला माहिती आहे, इंग्लिश में बोलो। We know that when only one single restraining force acts on a particle, such a restraining force which is directed towards mean position, then the particle performs linear acceleration that we know. बट हम अभी एक सिंगल रिस्ट्रेनिंग फोर्स का बात ही नहीं कर रहे, कितने का बात कर रहे हैं? 2 का। तो हमको अभी ये देखना है कि अगर 2 रिस्ट्रेनिंग फोर्स साथ में एक्ट हो तो अभी पार्टिकल वाकई में एक्सेशन करेगा या नहीं करेगा, या कुछ और मोशन करेगा। तो हमको मालूम है अगर वाकई में एसएचएम होगा, रिजल्टेंट मोशन, कौन सा मोशन? क्यों रिजल्टेंट मोशन बोले? बिकॉज ये 2 रिस्ट्रेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस करना हो रहा है ना, तो इसको हम रिजल्टेंट मोशन बोलेंगे। तो अगर रिजल्टेंट मोशन एसएचएम है या नहीं है वो जानना है तो हम क्या करेंगे? तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया ना, उसको कितनी बार डेरिवेटिव लेंगे? 2 बार। अगर वो 2 बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन क्या मिलेगा हमको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। वही कंडीशन था ना? अरे एसएचएम प्रूव करना है तो कंडीशन क्या है? टू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, और अगर ये कंडीशन प्रूव होगा मतलब रिजल्टेंट मोशन भी एसएचएम ही होगा, बट एम्पलीट्यूड अलग होगा। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, चलो यहाँ पे ये एक एसएचएम है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? A1। ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। इस समय पार्टिकल पे एक ही रिस्ट्रेनिंग फोर्स एक्ट हो रहा है। समझ कितना? एक ही रिस्ट्रेनिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, एक ही। एंड व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन? A1। बताओ टी टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे दिया जाएगा? चाहिए दूसरा रिस्ट्रेनिंग फोर्स के कारण, बराबर ना? अब याद रखना ये 2 अलग अलग पार्टिकल नहीं है, ये एक ही पार्टिकल है। इसको 2 अलग अलग केस में दिखा है। ये कब का? जब एक ही रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, मान लो नाम देते हैं F1 एंड F2। ये कब उसका सिस्टम हो रहा है? जब सिर्फ F1 है पिक्चर में, F2। और ये कब हो रहा है? जब F2 है और F1 नहीं है। दोनों केस में एम्पलीट्यूड अलग, बिकॉज फोर्स के इंटेंसिटी डिपेंड करता है ना उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा।
F1 F2 अलग अलग रिस्ट्रिक्टिंग फोर्स है, तो दोनों केस में एम्पलीट्यूड भी अलग अलग होगा। यस और नो? तो यहाँ पर सिर्फ F1 पिक्चर में और यहाँ पे सिर्फ मान लो सिर्फ F1 है, तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा F1 के कारण टी टाइम पे बताओ? A1 sin ओमेगा टी प्लस, और F2 के कारण कितना होगा सिर्फ F2 है मान लो। बट पार्टिकल तो एक ही है ना, ये हमने डिस्प्लेसमेंट कब लिखा? हम भूल गए ना F2 है, हम बोले सिर्फ F1 है। ये डिस्प्लेसमेंट कब के लिए हमने लिखा? जब सिर्फ F2 है, F1। बट वास्तविकता में तो दोनों साथ में है, तो पार्टिकल के सेम टाइम पे दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट देगा क्या? देखो दोनों में टी सेम ही रखा ना हमने, तो हम सेम टाइम पे बात कर रहे हैं ना, हमने T1 T2 थोड़ी लिया, हमने T1 और T लिया है ना, तो सेम टाइम पे क्या पार्टिकल दो अलग अलग जगह पे होगा क्या? वो क्या देगा इन दोनों का रिजल्टेंट, समझा ना? देखो हम लोग कंपोज कर रहे हैं दोनों को, रिजल्टेंट मोशन क्या होगा? तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम किसके सिद्धांत के थ्रू देंगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इट सेज? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट व्हाट? द वेक्टर सम। यहाँ पे क्या करनी है मुझे बताओ, क्या गलती हुआ मुझे बताओ? हम वेक्टर सम की बात कर रहे हैं ना, हमको क्या दिखाने का है? बार 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 बार, सब जगह बार दिखा देगा, वो वेक्टर सम होता है। और इसके पहले एक लाइन आएगा जो मैं दिखा दूंगा, ठीक है? अब पूरा मैथमेटिक्स है, सर मैथमेटिक्स। व्हाट इज x1? व्हाट इज x? x क्या है? x क्या है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, जो कि दोनों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम है ना। x1 डिस्प्लेसमेंट किसके कारण था? F1 के कारण, उस समय F2 हमने कंसीडर नहीं किया। x2 डिस्प्लेसमेंट किसके कारण था? अभी हमने F1 कंसीडर, बट क्या दो अलग डिस्प्लेसमेंट सेम पार्टिकल दे सकते हैं सेम टाइम पे? तो क्या देगा हम लोग का वेक्टर सम ना, तो ये हो गया। व्हाट इज x2? मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते कितने जन ठीक है, क्या कॉमन है इसमें? हाँ, साइन ओमेगा टी कॉमन है। हाँ, क्या कॉमन है? साइन ओमेगा टी बोल रही, साइन ओमेगा टी कॉमन है, अच्छा वो बोल रही थी क्या? और दीदी साइन ओमेगा कॉमन नहीं है, ऐसा ही रहता है। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला पता है? व्हाट इज साइन ऑफ a प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पता है ना फॉर्मूला? देखो वहाँ पे मान लो यहाँ पर ओमेगा टी ए है और अल्फा 1 टी है, इसको एक्सपांड कर, समझा नहीं फॉर्मूला? बराबर ना? बोलो जल्दी बोलो, बोलो बोलो, मुंह भरा अपना। साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1, और फिर वो भी एक्सपांड करेंगे। हाँ बोलो है, तू नहीं बोलेगा, बोलो। अरे ये ए और ये बी और एक्सपेंड करो इसको, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2। समझा? अब a1 a2 उधर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उधर a1 डाल देंगे दोनों को, इसको a2 डाल देंगे, समझा ना? और फॉर्मूला दिखा, समझा ना? a1 दे दिया, a2 दे दिया। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? तो साइन ओमेगा टी बाहर ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा? a1 sin अल्फा 1, सॉरी a1 cos अल्फा 1 प्लस, तो मुझे बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? cos ओमेगा टी बाहर निकालो, अंदर क्या बचा? अब तुमने मैथमेटिक्स में एक चीज़ देखा होगा, जब हम किसी चीज़ को सॉल्व करते जाते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स स्टेप आता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको किसी चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं ना, और फिर उसको वापस आगे सॉल्व करते हैं, फिर बाद में रिसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, होगा ना बहुत बार। अभी हमने क्या करना है, ये जो चीज़ है ना a1 cos अल्फा 1, इसको हम क्या मान लेते हैं? r cos डेल्टा। अब बताओ a1 a2 क्या था? एम्पलीट्यूड था, तो r भी एक एम्पलीट्यूड है, r भी एक एम्पलीट्यूड है, cos cos है तो ये भी cos आ गया, और अल्फा अल्फा 2 क्या था? इनिशियल फेज था ना, तो डेल्टा भी कुछ इनिशियल फेज जैसा ही है, ये हमने कंसिडर किया है, और बाद में हम इसको वापस से यूज करेंगे। अब बताओ, थोड़ा दिमाग लगा, बताओ इसको क्या लेंगे? यस, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये एक क्या है? एम्पलीट्यूड है ना, इनटू कॉस फंक्शन, तो ये भी कुछ एम्पलीट्यूड जैसा ही होगा, कॉस। और कॉमन सेंस होना चाहिए ना,
F1 के लिए एम्पलीट्यूड क्या था A1, F2 के लिए एम्पलीट्यूड क्या था A2। दोनों साथ में है ना, तो ना A1 चलेगा ना A2 चलेगा, उसका कुछ कॉकटेल रहेगा, यानी कि जो रिजल्ट एम्पलीट्यूड रहेगा वो कैपिटल R होगा, जिसमें A1 भी आएगा और A2 भी आएगा, सब कॉकटेल मिक्सचर होने वाला है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने इसको यहाँ पर रख दिया A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2 को वहाँ पर रख दिया, दिखा इस तरफ, ये रहा, समझा ना। और इसको क्या रख दिया, समझा। अब ये बन गया ना फॉर्मूला, इसमें कॉमन क्या बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन है, डरो मत, बताओ क्या कॉमन है कॉमन, अरे R कॉमन है ना, इतना सोच R कॉमन है कि नहीं है, तो R बाहर निकालो, पहले कॉमन नहीं था मतलब कभी भी कॉमन नहीं रहेगा, ऐसा है। डर गए तुम लोग, जो डर गया वो मर गया। साइन ओमेगा टी बोलो बोलो बड़ा, ये क्या फॉर्मूला है, ये वही फॉर्मूला है ना, साइन ए प्लस बी, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा, कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब देखो ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, कुछ एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट जैसा ही दिख रहा है, बराबर ना। यहाँ पे एम्पलीट्यूड A1 था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है R क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये इंडिविजुअल फेज था, ये रिजल्टेंट फेज है, समझा ना, समझा। अब R और डेल्टा हमको निकालना पड़ेगा, उसके पहले हमको साबित करना है कि ये जो दो रिस्ट्रेनिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो मोशन हो रहा है वो वाकई में एसएचएम है या कुछ और है। तो हमने क्या करना है, एक समाधान रख दिया ना, ये ना इससे लिखना होता है ना, यस, ये आ गया x का क्या करेक्शन था, तो ये जो आया ना, मैं तुमको बाहर दिखा है, दिखा दो, ये वाला लोग इसको हम कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो बार। इसी को आप तो इसके नीचे ही तुमको लिखना है, मेरे पास जगह नहीं तो मैं लिख रहा हूँ। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या मिलेगा, dx बाय r कांस्टेंट है, साइन का क्या होगा cos, चेन से ओमेगा बाहर आएगा, r ओमेगा cos ओमेगा t प्लस डेल्टा, और तुम सब जानते हो ये वेलोसिटी है, ये क्या है वेलोसिटी, इसको क्या कहता हूँ v is, इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य है, मैं बताता हूँ अगेन। फर्स्ट बेंच घुसो मत करो, क्या मिलेगा dv बाय dt, ठीक है, और में ऑलरेडी था cos का क्या होगा माइनस साइन, चेन रूल से एक ओमेगा बाहर आएगा, ऑलरेडी ओमेगा था, तो क्या हो जाएगा माइनस r ओमेगा स्क्वायर साइन, बराबर। व्हाट इज दिस, और इसको तो मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, जाएगा ये, अरे उस पे क्लिक करो, इस पे नहीं बाजू में एक बार, सॉरी ये अभी जाएगा नहीं, नीचे लिख दो, ठीक है, समझेगा तुमको, sin ओमेगा टी प्लस व्हाट इज दिस r sin टू डेल्टा x, ओह माय गॉड, ये x क्या था, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, तो अभी भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक हो ना, यस और नो, मतलब अगर दो रिस्टोरिंग फोर्स जो कि सेम एक्सिस के लॉन्ग एक्ट हो रहे हैं पार्टिकल पे,
तो पार्टिकल अभी भी क्या करेगा, SHM ही करेगा, और उसके एम्पलीट्यूड ना A1 ना A2 क्या होगा, R होगा, उसका फेज ना में क्या रहेगा, डेल्टा होगा, समझा। और R डेल्टा कहाँ से निकालेंगे, जहाँ उनको हमने पहचान दी है, कहाँ पहचान दी, इसी क्वेश्चन में ना, तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, R और डेल्टा को फाइंड आउट करेंगे। कर लो, आया समझ में। तो कंपोजिशन ऑफ टू पैरेलल सिस्टम इज व्हाट, और a linear SHM whose resultant amplitude is R and whose resultant initial phase is delta। और वो कहाँ से निकालेंगे, जहाँ से हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है। देखो अच्छा, एक और खासियत, ये दोनों SHM में हमने ओमेगा सेम रखा है, ओमेगा का फॉर्मूला 2π/T। ओमेगा कब सेम रहेगा, दोनों केस में जब टाइम पीरियड सेम होगा, यानी कि दोनों सिस्टम का टाइम पीरियड सेम है, दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग है। देखो कंसीडर टू पैरेलल SHM of same time period, consider two parallel SHM of same time period acting along same line with amplitudes A1 and A2, capital A, देखिए एम्पलीट्यूड कैपिटल A, नॉनसेंस, with amplitudes A1 and A2 and initial phases alpha 1 and alpha 2 and initial phases alpha 1 and alpha 2 respectively, okay, रुक दो ना, मिल जाएगा। क्या निकालना है, ये हमारा इक्वेशन 3 और 4 था ना, क्या डाल देना, 3 और 4, नहीं डाला तो भी चलेगा, तुमने लिखा ना 3 और 4। और वो क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करना है। स्क्वायर करने का मतलब कैसा, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करो, राइट हैंड साइड का स्क्वायर करो, दोनों का, और फिर बाद में तो कैसे ऐड करोगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर ऐड हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐड। ऐसा ऐड नहीं होगा, ऐसा ऐड होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को, लेकिन कैसे ऐड करना है, पहले डिवाइड करना है। तो वो एक स्टेटमेंट आएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग एक्सप्रेशन 3 and 4 बोल दे मैंने, तुम लिख लेना, ये वापस लिखने की जरूरत नहीं है, एडिंग डाल देना, फाइंड रिजल्ट एम्पलीट्यूड। तो स्क्वायर वाला ऐड करना है हमको, तो बताओ, तो राइट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड किया, देखा, और फिर लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड किया, तो पूरा ऐड होगा ना, ये समझा, यस और नो, यस। और यार स्क्वायर अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर डेल्टा प्लस वो 1 हो जाएगा। ये तुमको a प्लस बी तो होल स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपांड करना पड़ेगा, यस। तो करो एक्सपांड, a1 cos प्लस cos स्क्वायर पार्ट हो गया, a2 cos समझा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और उसको एक्सपांड करना पड़ेगा, बराबर ना, यस और नो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, a1 स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर प्लस sin प्लस 1, cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1, बराबर ना। इन दोनों में क्या कॉमन है, जल्दी बताओ, a2 स्क्वायर अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर, वो भी 1 है। हां, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2a1 a2, बाय द वे एक फॉर्मूला पता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b, किसने a प्लस b बोला पहले, पीछे से आवाज आएगी, cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है, cos ऑफ
A minus B. ये वही ना cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 sin अल्फा 1, sin alpha 2. तो ये बराबर ना, ये पॉपुलेशन। अच्छा वहाँ पे आर स्क्वायर बाजू में क्या है 1 ना, तो लिखने का जरूरत नहीं है। इधर a1 स्क्वायर बाजू में 1 है ना, प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये क्या फॉर्मूला है ना, इधर cos ऑफ अल्फा माइनस अल्फा 2, ये आर स्क्वायर मिला हमको। आर चाहिए कि आर स्क्वायर चाहिए? आर चाहिए ना, ये पूरा घूंघट में चला जाएगा। यस और नो? Yes. आर इक्वल्स टू, समझा? Yes. और ये है फेज डिफरेंस। ये क्या है? फेज डिफरेंस। ये बहुत महत्व वाला चीज है। अल्फा 1 F1 का इनिशियल फेज था, अल्फा 2 F2 का इनिशियल फेज था। तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 क्या है? फेज डिफरेंस। ना व्हाट डू मीन बाय फेज डिफरेंस? हो सकता है, ध्यान सुना, यहाँ पे देखो सब लोग, रिस्ट्रेन फोर्स से काम करते पार्टिकल को मीन की तरफ लेना ना, बट हो सकता है एक रिस्ट्रेन फोर्स इस तरफ से मीन पे ला रहे हैं और एक इस तरफ से, तो ये दोनों रिस्ट्रेन फोर्स मीन की तरफ ही है, बट अपोजिट फेज में है ना, एक लेफ्ट से टुवर्ड्स मीन धकेल रहा है और एक राइट से टुवर्ड्स मीन, तो ये सेम फेज में कि आउट ऑफ फेज है? आउट ऑफ फेज है। अच्छा, अगर दोनों रिस्ट्रेन फोर्स लेफ्ट से टुवर्ड्स मीन धकेल रहे तो सेम फेज, या फिर दोनों रिस्ट्रेन फोर्स, समझा ना, अगर दोनों रिस्ट्रेन फोर्स सेम डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स मीन है लेकिन सेम डायरेक्शन में, या तो दोनों ऐसे या तो दोनों ऐसे, ये मीन है, या तो दोनों टुवर्ड्स राइट है इस तरफ, या तो दोनों टुवर्ड्स लेफ्ट है, और अगर एक ऐसा राइट और एक लेफ्ट है, दोनों मीन की तरफ ही है ना, तो ये सेम फेज में कि आउट ऑफ फेज में? ऑटो फेज में। आउट ऑफ फेज है। और ऐसा रहेगा तो सेम फेज, और ऐसा रहा तो भी सेम फेज। क्या होगा मुझे बताओ? जस्ट इमेजिन करो, एक बॉडी जा रही है, एक ने ऐसा रख लिया और दूसरे भी ऐसे रख लिया, तो बहुत ज्यादा आगे डिस्प्लेस हो जाएगा ना, ज्यादा उछल जाएगा ना आगे। बट अगर एक ऐसा कर रहा है और एक ऐसा डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? कम हो जाएगा, समझा ना? तो फर्क पड़ता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पे। अगर दोनों रिस्ट्रेनिंग फोर्स पार्टिकल को सेम डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और अगर दोनों रिस्ट्रेनिंग पार्टिकल को आउट ऑफ फेज पुश कर रहे हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। ये ऐसा होता है प्रकृति में, और ये हर जगह चेंज देखा गया है। तुम लाइट का चैप्टर होने दो एक बार, तो हमारा जब यूज होगा तब होने दो, लेकिन लाइट में तुमको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जब दो लाइट एनर्जी सेम फेज में मीट होती है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, उसके लाइट की इंटेंसिटी तुमको ज़्यादा दिखती है, और लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब तुमको ब्राइट पॉइंट दिखेगा, समझा ना? और वही दो लाइट एनर्जी अगर आउट ऑफ फेज मीट होती है तो किसी पॉइंट पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, तुमको वहाँ पर डार्क पॉइंट दिखाई देता है। अगर यही सिलसिला दो साउंड एनर्जी के साथ हो, तो अगर दो साउंड एनर्जी सेम फेज में मीट होंगी तो साउंड का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो साउंड की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, तुमको लाउड साउंड सुनाई देगा। अगर यही दो साउंड एनर्जी आउट ऑफ फेज मीट हो तो कम इंटेंसिटी हो जाएगी और एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, इंटेंसिटी का तुमको लो इंटेंसिटी साउंड सुनाई देगा। इसी फिनोमिनन को हम बहुत बार देखने वाले अलग अलग चैप्टर में, और ये बहुत ही फेमस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सुना है कभी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जब भी दो एनर्जी सेम फेज में मीट होती है तो रिजल्ट एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अगर लाइट केस में अगर इस सिलसिला हो तो तुमको ब्राइट पॉइंट दिखाई देगा, और साउंड केस में अगर इस सिलसिला हो तो तुमको लाउड साउंड सुनाई देगा। अगर दो एनर्जी आउट ऑफ फेज मीट होती है तो रिजल्ट एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। इस फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ये फिनोमेनन दो लाइट में हुआ तो रिजल्टेंट लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तुमको डार्कनेस दिखाई देगा। और ये फिनोमेनन अगर दो साउंड वेव के साथ हुआ तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम होने से साउंड की इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी, या तो तुमको नो साउंड या तो बहुत ही लो इंटेंसिटी का साउंड रहेगा। तो ये फिनोमेनन को मैं क्या नाम दिया है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड। तो कहीं पर भी कंस्ट्रक्टिव बात होगा तो हमेशा तुम उठा के फॉर्मूला यूज करोगे, तुम सोचोगे कि हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज क्यों करें, बिकॉज वहाँ पे दो एनर्जी एक ही पॉइंट में साथ में भिड़ रही है, समझा ना? तो हमेशा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस तरीके से डिसाइड किया जाएगा, जहाँ पर अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या रहेगा, उनके बीच का कौन है ना, उनके बीच का क्या है? फेज डिफरेंस। क्या है? या तो यहाँ पे मारामारी होगा, मारामारी बोलेगा तो आउट ऑफ फेज, और आउट ऑफ फेज बोलेगा तो कितने का फेज डिफरेंस होता है? 180 डिग्री। और प्यारा प्यारी होगा तो सेम फेज, अल्फा माइनस अल्फा टू, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। सेम फेज मतलब फेज डिफरेंस 0 ना, आर ज्यादा होगा। दिमाग देखो, दिमाग लगाओ।
मान लो दो एनर्जी सेम फेज में मीट हो रही है तो फेज डिफरेंस क्या होगा? 0 एंड व्हाट इज कॉस ऑफ 0? 1. तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a2 क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2 तो होल स्क्वायर रूट में ना बाहर क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2 ऐड हो गया ना रूट दोनों का। अगर आउट ऑफ फेज है तो बताओ फिर कितना होगा? 180. व्हाट इज कॉस ऑफ 180? -1. इधर माइनस हो जाएगा ना तो a1 माइनस a2 तो होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट में बाहर क्या हो जाएगा? a1 माइनस देखा सेम फेज में एम्पलीट्यूड ऐड हो गया और आउट ऑफ फेज में एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो गया। और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता तो सेम फेज में a प्लस a कितना हो जाता? 2a और आउट ऑफ फेज में a माइनस a क्या हो जाता? 0. समझा? यू गॉट इट? तो ये बहुत ही फेमस चीज है जो आगे चल के हम पढ़ने वाला है। ये फॉर्मूला तुम बहुत बार यूज करोगे, थोड़ा बहुत तुमको पैरेललोग्राम लॉ का रिजल्टेंट फैक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जैसा लग रहा होगा लेकिन वो आगे नहीं वैसे। अभी ये अलग अलग केस में हम लोग इसका निकाल हमने ऑलरेडी ओरली निकाल लिया। F2 SHM सारी सेम फेज, उनका फेज डिफरेंस क्या होगा? 0. तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1. और तुमने अभी सॉल्व करके देखा ना क्या हो जाएगा, बराबर ना? यस और नो? फर्दर इफ a1 इज इक्वल टू a2 इक्वल्स टू a तो r कितना हो जाएगा? 2a. डबल हो गया ना। और याद रखो इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो इंटेंसिटी 4 गुना होती है। समझा? और अगर दो एसएचएम आउट ऑफ फेज रहेंगे तो अपोजिट फेज में यस और नो? माइनस कैसे है समझा ना? ये माइनस हो तो माइनस प्लस माइनस। समझा? फर्दर इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a r क्या? 0. r 0 का मतलब क्या? पार्टिकल कुछ भी नहीं कर रहा है, जगह पे खड़ा, एनर्जी पूरा खत्म। मैंने वही बोला था ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो एनर्जी खत्म ना, एनर्जी डिस्ट्रॉय होगा, उसलिए हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट दिस इज नॉट अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम बोलते हैं एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो नेचर में अगर कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उसी इंस्टेंट पे कहीं तो कहीं नेचर किसी कोने में कंस्ट्रक्टिव भी होता है, तो यहाँ का एनर्जी जो है वो कहीं और दिखता है। आया समझ में? डेल्टा कैसे निकालेंगे? आर कैसे निकाला था? स्क्वायर करके ऐड किया था। डेल्टा कैसे? दोनों को डिवाइड कर देंगे। समझा? लिखा आर आर कैंसर. व्हाट इज sin डेल्टा बाय cos डेल्टा? tan delta. व्हाट इज डेल्टा देन? बराबर? समझा? हालांकि डेल्टा कभी जल्दी नहीं पूछते, कभी कभी पूछते भी है, जल्दी नहीं पूछते, बार बार नहीं पूछते, बहुत रेडी। लेकिन आर तो बाबा उनको बिठा के रखना पड़ेगा। चलो शुरू करो। पढ़ाई करने के बाद ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो ऑसिलेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। कैसा लगे चैप्टर? कौन फालतू बोला? सिंपल था ना, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा बिकॉज पूरा मैथमेटिक्स है। सेम मैं जो टॉपिक अभी बोल रहा हूँ एक बार क्रॉस चेक कर लेना, उससे रिवाइज करेंगे। और देखो टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस, देखो उसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस। पहला डैम्प ऑसिलेशन, और दूसरा हमने जो पढ़ा वो अनडैम था। अनडैम बोलेगा तो नो लॉस ऑफ एनर्जी, करेंगे उसमें अभी डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प ऑसिलेशन देखो, डैम्प ऑसिलेशन उसमें देखो द ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी, द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी with gradually decreasing amplitude, the oscillation of a body with
gradually decreasing amplitude. The oscillation of the body is gradually decreasing amplitude due to loss of energy. Due to loss of energy. Is called as, जब भी प्रैक्टिकल के डैम्प ऑसिलेशन है, अब वो क्यों नहीं पड़ता तुमको भी समझेगा डैम्प ऑसिलेशन क्यों नहीं पड़ता। देखो एनर्जी का लॉस किसी कारण हो सकता है, फ्रिक्शन के कारण, एयर का विस्कस फोर्स सुना है ना, तुम लोग मैकेनिकल प्रोड्यूस फ्लूइड्स नहीं हुआ है क्या? छोड़ो। और याद रखो जैसे हम लोग दो सॉलिड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है ना, वैसे सॉलिड और फ्लूइड के बीच में रिलेटिव मोशन आता है, वहाँ पे विस्कस फोर्स होता है। क्या होता है? जैसे एरोप्लेन किस में से गुजर रहा है? एटमॉस्फेयर फ्लूइड, तो एटमॉस्फेयर रुका हुआ एरोप्लेन जा रहा है ना, तो फ्लूइड और एरोप्लेन के बीच में क्या है? रिलेटिव मोशन है, तो वहाँ पे फ्लूइड का विस्कस फोर्स होता है। ये तुमने महसूस किया है। पानी में चलना डिफिकल्ट होता है, हवा में चलना आसान होता है, क्योंकि हवा का विस्कस फोर्स कम है हमारे बॉडी पे, पानी का जो चीज़ जितना ज़्यादा डेंस होगा उसका विस्कोसिटी उतना ज़्यादा होता है, उसका विस्कस फोर्स उतना ज़्यादा होता है। तुमको मालूम है अगर मैंने एक बॉल को ऐसा सरफेस पे रोल किया तो फ्रिक्शन है ना, वो रोक देता है उसको। तुम पानी में एक बॉल को डालो ऐसा, पानी भी बॉल को रोक देगा ना। अरे तुमने पानी के अंदर बॉल को ऐसा थ्रो किया तो बॉल जाएगा आगे कि रुक जाएगा? मतलब पानी भी रेजिस्ट कर रही है ना उसके मोशन को, तो पानी जो फ्रिक्शन लगाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। पेंडुलम का मोशन है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है ना मोशन, एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा फोर्स है? एयर का विस्कस फोर्स है, जो किस पे लग रहा है? बॉब पे। बॉब जब ऐसा जाता है तो एयर का विस्कस फोर्स ऐसा लगता है, और जब बॉब ऐसा जाता है तो एयर का विस्कस फोर्स ऐसा लगता है। हमेशा उसके मोशन को क्या करेगा? तुम जब पानी में आगे जाते हो तो पानी तुमको विस्कस फोर्स पीछे लगाती है, और तुम रुक जाओ, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होगा। तो फोर्स कब लगता है? जब भी सॉलिड बॉडी और लिक्विड के बीच में क्या होता है? रिलेटिव। तुम पानी में अगर रुके हुए तो तुम्हारे को पानी में कोई विस्कस फोर्स होगा ही नहीं, लेकिन तुम जैसे चलोगे विस्कस फोर्स होगा, भागोगे और भी ज़्यादा होगा। पानी में चलना आसान है, भागना और डिफिकल्ट है। दैट मीन्स विस्कस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को अपोजिट है। अगर वेलोसिटी ऐसा है तो विस्कस फोर्स पीछे रहेगा, और दूसरा जितना ज़्यादा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो उतना विस्कस फोर्स के मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। समझा? तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा सेटअप लेते हैं। देखा, अब यहाँ पे देखो, ये ब्लॉक है और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, रिजिड सपोर्ट है। अगर ये अरेंजमेंट नहीं भी होता, अगर मैं ब्लॉक को पुल करके छोड़ता तो स्प्रिंग स्ट्रेच होता, स्प्रिंग में स्ट्रिंग फोर्स जनरेट होता, तो ये ब्लॉक क्या करता? ऑसिलेट। कौन सा शिफ्ट होता? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल ऐसे शिफ्ट होता था ना, अप एंड डाउन। अब मुझे बताओ, ये ब्लॉक से एक रॉड कनेक्टेड है, रॉड एक वेन से कनेक्टेड, वेन बोलेगा तो ऐसा फ्लैट डिस्क है समझो, जो किसके अंदर इमर्ज्ड है? एक लिक्विड के अंदर, और लिक्विड की विस्कोसिटी होती है। अब मुझे जब ये ब्लॉक ऑसिलेट करेगा तो जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो वेन भी नीचे जाएगा ना पानी में, तो जब पानी में वेन नीचे जाएगा तो पानी उसको विस्कोसिटी कर देगा ऊपर, और जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये वेन भी ऊपर जाएगा। इस वेन के मोशन को कौन अपोज कर रहा है? पानी का विस्कस फोर्स। हनी वाला कोई भी लिक्विड हो सकता है, अभी वाटर का विस्कोसिटी कम है लेकिन हनी का और ज़्यादा होगा, ठीक है ना? वो इमेजिन करो पानी में भागना और हनी में भागना, किधर भागना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा? ज़्यादा, ठीक है ना? तो अलग अलग फ्लूइड की विस्कोसिटी अलग अलग होती है, पेट्रोल की भी होती है, केरोसिन की भी होती है, वाटर की भी होती है,
सब चीज़ की होती है। ओके, तो ये जो ऑसिलेट कर रहा है ना, और क्योंकि ये वेन इनडायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? स्प्रिंग ब्लॉक से। तो जो अपोजिशन वेन को आ रहा है, अपोजिशन किसको आ रहा है? ब्लॉक को ही आ रहा है। कुछ आ रहा है समझ में? अगर ये वेन को अपोजिशन मिला तो वेन किससे कनेक्टेड है? ब्लॉक से ना। तो इनडायरेक्ट अपोजिशन किसको आ रहा है? ब्लॉक को आ रहा है। तो ब्लॉक के ऊपर टोटल कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं बताओ जी, बताओ जल्दी। एक स्प्रिंग का रिस्ट्रेनिंग फोर्स इज -kx, और दूसरा पानी का विस्कस फोर्स। और वो विस्कस फोर्स को हम डैम्पिंग फोर्स क्या बोलते हैं? तो अभी यहाँ पे याद रखो, ब्लॉक पे कितने फोर्सेस मैं लिख के बताता हूँ, और फिर समझो। There are following two forces acting on a block or body. मैं तो हंस रहा था, मैं मार दूंगा, मेरा इंटेलिजेंस एक्सपायर होगा। बचपन में बहुत घुमाया मैंने इधर उधर सबके साथ। सेल्स भी कर सकते हैं ना, मस्त सब उड़ाए। पहला जो फोर्स है, तू कहाँ देख रहा है, क्या हंस रहा है? यहाँ देखना बोर्ड पे। तो मैं बता रहा हूँ, पकड़ा मैं तेरे को। पहला ऑफ स्प्रिंग ना, स्प्रिंग का रिस्ट्रेनिंग फोर्स लगा रहा है, उसको हम ले लेते हैं एफ क्या लेते हैं? स्प्रिंग का रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, उसको स्प्रिंग है पूरा कंटिन्यूअस। और सबसे बड़ा स्प्रिंग का रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या होता है? -k। एक्चुअली k बाय होना चाहिए, लेकिन वर्टिकल एसिस्टम है ना। तो अगर ब्लॉक मीन से नीचे एग्जिस्टेंस आया है तो स्प्रिंग का रिस्ट्रेनिंग फोर्स कितना होगा? k × x, पर किधर होगा? ऊपर। और जब वो मीन से ऊपर जाएगा तो कंप्रेस होगा ना एक्जिस्टेंस, तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स नीचे। और दूसरा कौन सा है फोर्स? डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स जो मोशन की एनर्जी को लॉस करवा रहा है, वो कौन सा फोर्स है यहाँ पर? डैम्पिंग फोर्स का काम कौन कर रहे हैं? और वो डैम्पिंग फोर्स को हम ले रहे हैं Fp। क्या ले रहे हैं? और ये डैम्पिंग फोर्स ब्लॉक के वेलोसिटी डायरेक्शन को अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड को क्या डायरेक्टली, जितना तेजी से ब्लॉक मूव करेगा उतना डैम्पिंग फोर्स ज़्यादा होगा, -q। ब्लॉक नीचे जाता है डैम्पिंग फोर्स, और इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा ना, इसको हम समझा। अब ये दो फोर्सेस ब्लॉक का एक्ट हो रहे हैं, तो टोटल फोर्स क्या होगा? इतना लिख लो पहले, डायग्राम छोड़ दो, इसे लिखना है देखो बेटा। में डायग्राम के लिए जगह छोड़, कैसा लगेगा इसको? ये ना, अब देखो, तो दो फोर्सेस हैं, तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अभी देखो हम सिर्फ रिस्ट्रेनिंग फोर्स की बात कर रहे थे ना, बट रिस्ट्रेनिंग फोर्स है और फोर्स ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है डैम्पिंग फोर्स। व्हाट इज द नेट फोर्स? फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग प्लस डैम्पिंग फोर्स। एंड नेट फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है? ब्लॉक पे। बाय डिफरेंस अगेन व्हाट इज द नेट फोर्स? मास इनटू, वही नेट फोर्स भी होता है ना। व्हाट इज Fx? बराबर ना। सो Ma इक्वल टू -kx - bv, और Ma प्लस kx प्लस bv इक्वल्स टू, थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ वहाँ शफल करेंगे, समझा? अब थर्ड एंड से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग और क्या होगा?
What is A? What is B? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डैम्प ऑसिलेशन का। तुमने पढ़ा था किसका डिफरेंशियल था? वो अनडैम्प का था ना, उसमें ये टर्म था, ये टर्म था ना, बस ये टर्म नहीं था ना। ये टर्म क्यों आया? बिकॉज ऑफ द डैम्पिंग फोर्स, समझा ना। ये भी बैठा ना यहाँ पर, अगर डैम्पिंग फोर्स नहीं हो तो हम क्या ले लेते? जीरो, ये पूरा हट जाता, फिर ये बचता था ना डी स्क्वायर एक्स बार। तो किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है? डैम्प ऑसिलेशन। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है तो क्या एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा कि समय के हिसाब से कम होते जाएगा? कम होते जाएगा। पेंडुलम का मोशन ही देख लो, तुमने डिस्प्लेस का छोड़ दिया, धीरे धीरे एनर्जी का लॉस हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम, फिर बाद में मोशन खत्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है ही नहीं। अब बाय द वे, अगर तुमको यार हमने डिफरेंशियल से एक्सीलरेशन निकाला था, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकाला था, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, और वो पूरे जर्नी में हमने जो कुछ भी इंटीग्रेशन रेडी किया था उसने हमने मुंह उठा के एक को बाहर निकाल दिया था, क्या बोल के? कांस्टेंट है, चाहे वो इंटीग्रेशन में हो या डेरिवेटिव, हमने एक को बाहर निकाल दिया था ना। बट अगर तुम इस चीज को इंटीग्रेट करने जाओगे, ए वी और एक्स निकालने की कोशिश करोगे, तो कहीं पर भी इंटीग्रेशन में तुम बाहर निकाल पाओगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है ही नहीं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके लिए उन्होंने डैम्प ऑसिलेशन में वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका डेरिवेशन डाला ही नहीं। वो है तुमको आगे चल के इंजीनियरिंग में सीधा डिस्प्लेसमेंट का बम डाल दिया तुम्हारे ऊपर, सीधा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दे दिया है। तो मैं चर्चा करूंगा। इस वजह से क्या लिखेंगे? दिस इज, इसको ब्लॉक में डालेंगे और क्या लिखेंगे? दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प ऑसिलेशन। सॉल्विंग द differential equation of damp oscillation we get, on solving the differential equation of damp oscillation we get directly x, अब दिल थाम के बैठना, x आ गया। Oh my god, ये 2 है। ये 2 है, ये नहीं तो z जैसा लग रहा है लोगों को, क्या लग रहा है? z लग रहा है? नहीं 2 लगा माइनस बी टी बाय 12 कॉस ऑफ मेगा डैश। ये 5 वाला जैसा हमारा इनिशियल फेज अल्फा था ना, वैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इधर डालेगा तो इतना ही बचेगा ना 5। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। तो कुछ ज़्यादा तुम लोग को सोचने का जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे सोच से परे है। ये जो पूरा चीज़ है ना, ये एम्पलीट्यूड है। बट क्या ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट के समय के हिसाब से बदलेगा ना। यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज ए, और ये किसके बराबर है? ए नॉट ई रेज़ टू बाय 2 है, बराबर ना? 2 है, समझा ना? अब ये ए किसके हिसाब से बदलने वाला है? समय के हिसाब से। इसको थोड़ा और अगर मैं मॉडिफाई कर दूँ, ये ऊपर माइनस से नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ इंडाइसेस, बराबर ना? अब मुझे बताओ व्हाट इज A0? थोड़ा ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ पे T0 डाला तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। व्हाट इज E रेज़ टू 0? 1। तो A बिकम्स A नॉट ना। तो A नॉट क्या इनिशियल एम्पलीट्यूड है, समझा? स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड ज्यादा था ना, फिर समय के हिसाब से जैसे एनर्जी का लॉस होगा एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। तो मुझे लगा जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये वैल्यू बढ़ेगा ना, तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ओवरऑल वैल्यू कम होगा। अरे ये बढ़ेगा तो इससे मान लो ऊपर 2 है और नीचे 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 होगा, तो ओवरऑल वैल्यू
कम हो जाएगा। जैसे टाइम बढ़ेगा और वैल्यू तो ये कौन सा एम्पलीट्यूड है? इस वैल्यू इस एम्पलीट्यूड को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे? ये समय के हिसाब से बदलने वाला है ना। ये कौन सा एम्पलीट्यूड है? इनिशियल एम्पलीट्यूड, बराबर। एट व्हाट टाइम? t equals to 0. Very good. What is this A? This A is what? समझा ना? What is A naught? Initial. At what time? At t equals to 0. समझा क्या? तो जो एम्पलीट्यूड है समय के हिसाब से कम होते जाएगा क्योंकि एनर्जी का लॉस होगा। बस यही फॉर्मूला तुमको याद रखना है। समझा? A इक्वल टू A नॉट e रेज टू माइनस बी टी बाई 2m। m क्या है उसका? मास, 2 नंबर है, t टाइम और b क्या डैम्पिंग कांस्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है कि 10 सेकंड में उसका मिनट क्या बताओ, तो टी कितना पुट करने का? 10 सेकंड। v और m दिया रहेगा। e रेज t का मतलब 2.315 होता है। e रेज टू वैल्यू निकालने का और तुमको ये मिल जाएगा। तुमको धीरे धीरे समझ आएगा कि इसमें कैसे, ये समझा तुमको ना? अब मुझे अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी का क्या बढ़ते जाएगा कि कम होते जाएगा? तुमने देखा ना पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट को छोड़ दो, पहले एक सेकंड में अगर 10 ऑसिलेशन किया तो अगले सेकंड में 10 करेगा कि उससे कम करेगा? अगले सेकंड में उससे और भी फ्रीक्वेंसी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। अच्छा, अगर एनर्जी का लॉस है तो उसको एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है वो बढ़ते जाएगा कि कम होते जाएगा? मान लो तुम सर्कल में घूम रहे हो, स्टार्टिंग में एनर्जी ज़्यादा थी, तुम एक सेकंड में 10 बार घूमे, अगले एक सेकंड में तुम 3 ही बार घूम पाए, अगले एक सेकंड में 1 ही बार घूम पाए, अगले एक सेकंड में तुम घूम नहीं पाए। समझा? तो जब एनर्जी का लॉस होता है तो वही एक रिवोल्यूशन को समय ज़्यादा लगा रहेगा, एकदम मर मर के किया रहेगा ना। फैन को देखो, जैसे फैन हम बंद करते हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद कर दिया और इनर्शिया करंट तो घूमते रहता है, बट ब्लेड धड़ाधड़ किससे टकरा रहा है? एयर के मॉलिक्यूल से। तो एयर का विस्कस फोर्स लग रहा है ना, उससे उसका क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है। तो क्या होता है? आखिरी रिवॉल्यूशन को टाइम ज़्यादा लगता है कि कम लगता है? पहले रिवॉल्यूशन जल्दी से हो गया, उसके बाद रिवॉल्यूशन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, उसके बाद रिवॉल्यूशन और भी टाइम, क्योंकि मोशन स्लो डाउन हो गया ना, तो अब एक रिवॉल्यूशन में टाइम जो लगेगा वो बढ़ते जाएगा। तो ऐसे ही पेंडुलम का जो लास्ट मोशन बनने से पहले जो रहेगा ना, एकदम आराम से, बराबर ना, एकदम आराम से, समझा ना? सो फ्रीक्वेंसी और गधो n इज 1/t ना, n इज व्हाट? 1/t। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो टाइम पीरियड हम लोग अब इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने जाऊँ, किसका? A वर्सेस टाइम, बिकॉज यहाँ पे क्या है? टाइम t, और यहाँ पे है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड। तुमको पता है ना, अगर कोई चीज किसी चीज पे डिपेंड करता है, हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं ना ऐसा, a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। a एज अ फंक्शन मतलब तो a कौन सा एम्पलीट्यूड है? ये इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड जो टाइम पे डिपेंड करता है, बराबर ना? अरे ऐसा लिखते हैं ना, जैसे तुम लिखते हो ना y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y केवल x पे डिपेंडेंट है। तो ऐसा समझा ना? ये एम्पलीट्यूड जो किसका फंक्शन है? मतलब टाइम के हिसाब से का वैल्यू, तो ये कौन सा वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड हुआ ना वो, आया समझ में? तो मुझे बताओ यहाँ पे टाइम क्या है? यहाँ पे टाइम क्या है? 0। और t 0 पे जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है? a नॉट ना, और इधर, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा ना, यस और नो? और एक्सपोनेंशियली कम होगा, मतलब e का फंक्शन था ना उधर, e को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं ना, ये ऐसा। समझा? याद है, गो ऑन डिक्रीजिंग, और अगर तुम्हें फॉल देखो तो ये फॉल एक्सपोनेंशियल है। समझा? एक्सपोनेंशियली हो गया ना, ऐसा दिखा दे। समझा?
और ये ग्राफ अगर तुमको नहीं अच्छा लगे तो भी अच्छा लगाना पड़ेगा और इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। और वहाँ पे हमारा ओमेगा क्या था बताओ? वहाँ पे हमारा ओमेगा क्या था? अंडर रूट ऑफ k/m था ना। ओमेगा क्या 2 पाई n कम होगा तो ओमेगा भी कम होगा ना। ओमेगा क्यों कम होगा? यहाँ पे ओमेगा डैश नहीं था ना, याद है ना? क्योंकि यहाँ पे k/m में एक रिडक्शन फैक्टर आता है b/2n द होल स्क्वायर। ये इसमें से रिड्यूस होता है ओमेगा कम, ओमेगा डिक्रीजेस frequency decreases and time period increases. Camera can say what is omega? 2 pi by t. So what is t? 2 pi by omega ना? Yes or no? तो क्योंकि ओमेगा कम हो गया, अगर ओमेगा कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ेगा ना। क्यों कम हो गया ओमेगा? क्योंकि इसमें क्या रिड्यूस हो रहा है? b/2n का फैक्टर। और ये माइनस हुआ ना k/m में, ना बोलना पड़ता है भाई कैसे के लिए। आज का जो लेक्चर कैंसिल होगा मेरा वापस एडजस्ट हो जो जाने वाला था हो गया। अब अपने को अपनी भरपाई कर दी है। चलो सब क्योंकि क्या है ना, उसमें बहुत सारे मुझे करेक्शन करने थे ना, तो मैं वो करेक्शन करता था ना तो फिर इसे अच्छा लिख ही दो सब। समझा? देखा? अब सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला और फिर घर में क्या तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। कौन बोला? मैग्नेटिज्म में आने वाला है तो मैं से तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना। मैग्नेट वाला पार्ट क्लियर नहीं किया तुमने। मैग्नेटिज्म वाला पार्ट तुम्हारा कभी भी नहीं हुआ। 11th में था ना मैग्नेटिज्म, क्या बात कर रहे हैं? बार मैग्नेट, मैग्नेट डाइपोल मोमेंट, चार्ज वाला पार्ट हुआ है। चार्ज में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जो उसकी इंटेंसिटी होती है ना, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नहीं हुआ तुम्हारा सच में? एक फॉर्मूला से लिख के लिए तो उतना याद रख लो। लिखो एंगुलर SHM ऑफ अ बार, अरे सीधा ऐसा लिखो है ना। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है ना आजू बाजू में, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बी क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना E, मास क्या बनाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे मैग्नेट क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम्हारे अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, तो अर्थ के आजू-बाजू उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है। और जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पांस देता है, इसलिए मैग्नेट मिलते रहता है ना। एक्चुअली ये बार मैग्नेटिक की टेंडेंसी का, ये मैग्नेटिक की टेंडेंसी का होगी अपने आप को, ये फील्ड है ना उसके डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। अगर मैंने उसको ऐसा रखा है ना तो वो ऐसा हो जाएगा। क्यों? ये जो बाहर का फील्ड है ना उसके ऊपर क्या लगाता है? फोर्स। और फोर्स लगा के उसको अपने डायरेक्शन में ले लेता है। आया समझ में? टॉर्क पड़े टॉर्क। ये जो फील्ड है ना इसके नॉर्थ और साउथ पोल पे फोर्स लगाता है। अब मान लो फील्ड ऐसा है, कैसा है? और ये मैग्नेटिक ऐसा, ये इसका नॉर्थ इसका साउथ है, तो ये फील्ड क्या करेगा? इसके नॉर्थ पोल पे फोर्स ऐसा लगाएगा और साउथ पोल पे फोर्स। तो सोचो इसका कान ऐसा खींच रहा है, इधर से कान ऐसा खींच रहा है, तो ऐसा हो जाएगा ना। बट अगेन जब ऐसा हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, जब आता है ऐसा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने के कारण फिर वापस ऐसा हो जाता है, फिर फोर्स ऐसा और इधर ऐसा, फिर ऐसा होता है, फिर ओवरशूट कर देगा। समझा ना? ऐसे करके क्या करते रहता है। ये तुमको विस्तार में है आगे चलिए, तो इस पे लगेगा।
और याद रखो हमेशा मैग्नेटिक का एक क्वांटिटी होता है जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। जैसे तुमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था ना, प्लस क्यू से माइनस क्यू, वैसे होता है डाइपोल मोमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। उधर तुमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला था ना, क्यू ही लिखा था, याद है? यहाँ पे कौन सा डाइपोल होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि हर एक मैग्नेट के पास दो पोल होता है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल, और वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहता था फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जिसको हम किससे लिखते हैं? एम से। ये वेक्टर क्वांटिटी है, समझा ना? इसको बाहर भी दे सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी बाहर दे दो, लेकिन वो बी कौन सा फील्ड है? ये मैग्नेट का खुद का फील्ड है कि एक्सटर्नल फील्ड है? एक्सटर्नल फील्ड है। याद रखो कोई भी चीज अपने फील्ड में कभी फोर्स एक्सप्रेस नहीं करती। अर्थ क्या जो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, तो अर्थ क्या खुद के फील्ड में फोर्स फील करती है क्या? मेरे पास एक मैग्नेट है, हमको सबको मालूम है मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है, पर क्या खुद के मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही दूसरे मैग्नेट को लेके आओ तो क्या करेगा? अपने फील्ड के तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो अट्रैक्ट करेगा या तो कभी भी एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाता, उसका मैग्नेटिक फील्ड किसी और मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा। समझा ना? तो ये ऑसिलेट करेगा, तुमको मालूम है। और ये कैसा ऑसिलेट करेगा? ऐसा। समझा? इट विल कीप ऑसिलेटिंग। और इसकी टेंडेंसी क्या होगी? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की। पर जब वो अलाइन करेगा उसका स्पीड इतना ज्यादा होगा कि ओवरशूट कर देगा। फिर एक्शन फोर्स पे फोर्स लगाएगा, उसको ऐसा करेगा, और इधर आकर उसको स्पीड वापस जाएगा, ओवरशूट करेगा। समझा ना? तो ऐसा ऐसा चलते रहेगा। यहाँ पे सिर्फ तुमको क्वांटिटीज याद रखना है। व्हाट इज बी? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बराबर ना? व्हाट इज एम? मैग्नेटिक डाइपोल। इन सबका यूनिट याद रखना है। यूनिट बगल में देता हूँ इधर। इसका यूनिट टेस्ला होता है, जिसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेस्ला। और इसका यूनिट होता है यूनिट यस एम्पियर मीटर स्क्वायर। सुना है ना? और फिर पता तो है तुमको इलेक्ट्रिक मूवमेंट का, बोलते नहीं हुआ। और टेस्ला का ही दूसरा नाम था टेस्ला और वेबर पर वेबर है। पढ़ा नहीं है? कहाँ पढ़ा? अच्छा ऐसा। तो बी का यूनिट क्या है? वेबर। वेबर है WEBR। और तो यहाँ पे टी मतलब और W भी बोलेगा तो समझा? अब सीधा इसका जो टाइम रेट का फॉर्मूला है वो ये है, T इक्वल्स टू 2 पाई √I बाय तो बोले जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सिस पर घूम रहा है ना, तो उसका I क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर I इज मोमेंट ऑफ। समझा? तो जब एक बार मैग्नेट जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है? M, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है। B क्या है? जैसे ये होता है ना, ये चार्ज में ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना, वैसे यहाँ पे B क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम B से नोट करते हैं। और मजे की बात बताओ, वहाँ पे क्या होता है? F/Q। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एक बाहर का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड करंट का एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, और बाहर का चार्ज हम लोग कौन सा लाते हैं? टेस्ट चार्ज आते हैं Q0 F/Q0। और यहाँ पर जो रोल वहाँ पे चार्ज प्ले करते हैं, यहाँ पे रोल कौन प्ले करता है? पोल स्ट्रेंथ। और यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ क्या लेते हैं हम लोग? +M -M। नॉर्थ पोल का छोड़ देना है, तो बहुत जब तुम लोग का मैग्नेट नहीं होगा, जब होगा ना तो मैं तुमको अच्छे से बता दूंगा। अभी वो उसको सिर्फ खिचड़ी हो जाएगा। एनीवेज ये समझा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला याद रखो। n हो जाएगा 1/2। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछा तो ये फॉर्मूला, टाइम रेट पूछा तो वो फॉर्मूला।
और कौन से फोल्डर में था? फोल्डर नंबर 2 में था, लेक्चर 2 में था, फोल्डर नंबर 2 में था। लिखे रखो, याद रखो, उसमें से बाद में कॉपी करना है, आज कल या जब भी। कल लिखेंगे। क्विज के बाद। ओके, कल फिर उसके बाद कल लिखो। लेक्चर है कल सर, दो लेक्चर है। नहीं, खत्म कितने बजे का होगा बताओ? पता नहीं। पता नहीं वो सर के हिसाब से तो आज लिख दो ना। नहीं। चलो यहाँ पे देखो, अब तो ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा ना बैठे देखो। अब बॉडी ऑफ मास सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अभी आईची शपथ है, कोई कुछ लिहायचं नाही, बुक बंद करून ठेवायचं, जीव आतमध्ये। A body of mass, a body of mass 2 kg performs linear SHL। बॉडी का मास कितना दिया है? 2 किलो। और रिस्टोरिंग फोर्स, अब ये देखो, ये शब्दों का खेल है। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट when it is displacement is 0.6 meter from mean position is 3 Newton। यानी कि जब वो मीन से 0.6 मीटर के डिस्टेंस पे है, उस समय उस पर कितना रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है? 3 न्यूटन। समझा? when x is 0.6 meter, f is 3 न्यूटन। पूछा राइट डाउन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इट्स मोशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? k होता है, m होता है, तो क्या m सब्स्टिट्यूट करके लिख देने का। समझा? टू फाइंड व्हाट? अब ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? बराबर ना? तो हमको के निकालना पड़ेगा। के के फॉर्मूला क्या है? के एक्स। यस और नो? तो हमको दिया हुआ है, इधर माइनस हमने ड्रॉप किया क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं ना, तो न्यूमेरिकल में तुमको माइनस डालने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, डेरिवेशन नहीं कर रहे हम लोग, डेरिवेशन नहीं कर रहे। अभी तो उधर माइनस अगर तो तेरे को के माइनस डालना पड़ेगा। डिफरेंशियल हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस के में वैल्यू। व्हाट इज के? व्हाट इज एफ? व्हाट इज एफ? व्हाट इज एक्स? डेसिमल शिफ्ट करो, 10 ऊपर जाएगा, 30/6 ना, 5 न्यूटन पर मीटर। अब के डाल दो। के कितना है? 5। m कितना है? 2। What is 5/2? समझा? ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 मार्क का क्वेश्चन है। चीची कर रहा है, ऐसे हालत करना कि सच का चीची हो जाए। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। सुपर क्वेश्चन। हाँ, ये खतरनाक। Find the value of the displacement of a particle in SHM when its velocity is half of maximum velocity। हे बघा, आपल्याला माहिती आहे मीन पोझिशन वरती वेलोसिटी मॅक्सिमम असतो आणि एक्सट्रीम वरती वेलोसिटी काय होतो? 0। म्हणजे मान लो मीन पे वेलोसिटी 10 है, अब तुम मीन से दूर जा रहे हो, वेलोसिटी 9 हो गई, 8 हो गई, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सट्रीम से 0 हो जाएगी ना। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थी? 10 थी मीन पे, 9 हुई, आगे गया तो 8 हुई, 7 हुई, 6 हुई, 5। जब वो 5 हुई तब मीन से कुछ फासले पे ना वो, लेकिन 5 क्या मैक्सिमम का आधा है? तो पूछा गया है कि कितने डिस्टेंस पे वेलोसिटी अपने मैक्सिमम का आधा हो जाएगा। समझा? समझा क्या? समझा? v इक्वल टू हाफ ऑफ v मैक्स। वो पूछा गया कितने डिस्टेंस पे। टू फाइंड x, which x? That x, at which x v becomes half of its maximum। अब मैंने स्पेशल केसेस के सारे वैल्यूज तुमको याद रखने को बोले थे। v max कितना था? 1 मिनट आज था। v max कितना था? ओके, नो आज था। सवारी 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 हम लोगों को मैंने बोला था ना स्पेशल केस के सारे वैल्यू जानने का। मैंने चिल्ला के बोला था कि मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम का 15 पल तो देखो, व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी इन मीन पोजीशन? जल्दी 15 पल तो
एक पन्ना मत पड़े दूसरा चीज आपने। हाँ बोलो। वेलोसिटी की डेरिवेशन में देखो, वेलोसिटी की डेरिवेशन में ये भी नहीं पता वेलोसिटी की डेरिवेशन है और ये कर रहा है, ये कर रहा है। वेलोसिटी डिफरेंशियल के बाद हमने ए किया था, ए के बाद बी किया था, स्टार्टिंग में ही होगा। मिला वेलोसिटी डेरिवेशन v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डेरिवेशन मिला ना? क्या क्या बात सच्ची नहीं थी। ओह माय गॉड। लेकिन मेरे को लगता है वो लास्ट लेक्चर में, मतलब लेक्चर के आखिरी में हुआ रहेगा। नहीं और मैंने वो लेक्चर के आखिरी में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में लोग मिले रहेंगे तो हमने डिस्कस नहीं भूल किया। गए। वहाँ पे जगह है नहीं तो स्पेशल केस लिख दो वहाँ पे, नहीं है जगह। बनाओ जगह। वो क्या पेन है सर, वो थोड़ी ऐसे कैसे वो लिख रहा है? स्पेशल केसेस में लिखो, हमने हर जगह स्पेशल केस लिखा है ना। स्पेशल केस में लिखो केस 1 at mean position axis 0, v का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस, मैं बताऊं हमने स्पेशल केस डिस्कस किया था कि लिखा नहीं था? नहीं सर मैं बोलता हूँ ना, क्योंकि वो ना लेक्चर के आखिरी में हुआ था और मैं घाई में ट्रेन पकड़ा तो मैं चला गया था और मैंने बोर्ड पे लिखा था, तो वो लिख लो स्पेशल केस मैंने। अरे आप बोलो ना। अच्छा वेलोसिटी का फॉर्मूला यही था बराबर ना। अगर मैंने x 0 डाल दिया तो a स्क्वायर में से कुछ माइनस ही नहीं होगा, और जब कुछ माइनस ही नहीं होगा तो वैल्यू मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे x अगर मैंने 0 डाल दिया, x की वैल्यू 0 डाल दो तो 0 का स्क्वायर 0, a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर भी a स्क्वायर बोली ना, तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। अब बताओ कुछ माइनस नहीं हुआ तो वैल्यू मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? एंड हाउ मच इज द मैक्सिमम वैल्यू? ये ओमेगा ना, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है हाउ मच? a ओमेगा। और केस 2 जगह बना के लिख देना प्लीज। एक्सेप्ट माय mistake, I forgot, but I don't think I forgot. उन्होंने मुझे याद नहीं दिलाया। हाँ फिर हमने बोला जैसा आपने सब चीज में स्पेशल केस करवाया, आपने इसमें स्पेशल केस क्यों नहीं करवाया? सर स्पेशल चीजें भूल गए थे। नहीं मानता मैं, मानना पड़ेगा। नहीं मानता मैं, मत मानो। बात करता हूँ फिर क्या चबा। एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a। अब बताओ प्लस a का स्क्वायर भी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है कि मैंने बताया नहीं है? थोड़ा थोड़ा चमक रहा है, सच सच बता। थोड़ा थोड़ा बताया था मैंने, बताया था। प्लस a का स्क्वायर भी a स्क्वायर माइनस a का भी a स्क्वायर। सिर्फ हमने लिखा नहीं था यस। क्योंकि उसके लिए जगह नहीं था। हाँ उसने सर बोले थे बताओ नहीं आया, बताओ नहीं आया। में चले गए। अब बताओ, मुझे तो लग रहा है कि मैंने बताया था, इसी क्लासरूम में हुआ था वो। बदलापुर जाना था। बदलापुर जाने का था, ट्रेन को ट्रेन छूट गया तो मैं आगे तुमको मारेगा। अब बताओ एक्स को मैं क्या पुट किया? प्लस और माइनस है, एक्सट्रीम एक्स प्लस माइनस होता है ना। प्लस a का स्क्वायर भी a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर भी a माइनस a स्क्वायर 0। तो वेलोसिटी मिनिमम होता है, यानी क्या मच? तो ये तो हम गला फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना कि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होता है और मीन पे मैक्सिमम होता है। ये वैल्यू हमेशा याद रखो। हाँ तो खुश हो जा, मैंने जाके तो क्या करने वाले क्या कर, तो एक्साइटमेंट है। रिचार्ज मारा नहीं।
चलो यहाँ पे लिखूंगा अभी। हाँ तो बताओ तुमको वो एक्स पूछा है जहाँ पे वेलोसिटी अपने मैक्सिमम का आधा है। वेरी गुड। व्हाट इज वी का फॉर्मूला? सावरी उधर देखो। व्हाट इज वी का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला? बराबर ना? a ओमेगा ओमेगा मेगा क्या मेगा? मेगा कैंसिल करके स्क्वायर कर लो तुम। या तो पहले स्क्वायर कर बाद में बाद एक ही स्क्वायर कर दो। मतलब मेगा कैंसिल करके स्क्वायर किया बराबर ना? मेगा मेगा कैंसिल ना, वो स्क्वायर रूट करेंगे तो घूमट हट जाएगा। ए स्क्वायर करके हो जाएगा। हाफ का स्क्वायर कितना होगा? अरे मेगा मेगा जा रहा है ना। अच्छा ए एक्स स्क्वायर वो उधर जाएगा तो माइनस होगा ना। 3a square by 4। यस इसका स्क्वायर रूट लेंगे घूंघट में जाएगा। तो इतने डिस्टेंस में ये कितना दिया? ये नहीं दिया है ना। हाँ तो ये याद रखो a प्लस माइनस रूट 3 कितना होता है? 1 पॉइंट। समझा? छोड़ा ऐसा है ना, ये याद रखो सर। तुम्हारा एम्प्लॉय मिलेगा अस्तर तक